नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हितेश आपका स्वागत करता हूं द हब कंसल्टेंसी में। चलिए आज हम बात करते हैं एलएलपी के बारे में। एलएलपी, सवाल आपके दिमाग में आया होगा कि आज अचानक एलएलपी के बारे में क्यों बात करनी। देखिए, बहुत समय से मैं भी खुद सोच रहा हूं कि एक एलएलपी फॉर्म करें और एक छोटा सा बिजनेस मैं भी स्टार्ट करूं। इसी के रिगार्डिंग कुछ रिसर्च की तो कुछ चीज़ें मैंने जानी हैं, तो मैंने सोचा मैं आपके साथ शेयर कर लूं, काम आ जाए आप लोगों को। चलिए बात करते हैं लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के बारे में। आज का ये वीडियो 3 पार्ट्स में मैंने इसे डिवाइड किया है। एक तो ये है कि ये एलएलपी का मतलब क्या है और इसके बारे में थोड़ी डिटेल जानकारी समझ लेंगे। इसके प्रोसेस क्या है ये सेकेंड पार्ट में हम देखेंगे, और साथ ही में जो तीसरा पार्ट है उसमें कंप्लायंस, फीस के बारे में और डॉक्यूमेंट्स क्या रहेंगे, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पार्ट 1, फर्स्ट पार्ट पे आते हैं। एलएलपी का मतलब क्या है? लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। लिमिटेड लायबिलिटी, लिमिटेड का मतलब होता है मर्यादित। पार्टनरशिप 2 प्रकार की होती है। एक तो नॉर्मल पार्टनरशिप, जहाँ पे एक से ज़्यादा यानी 2 और 2 से अधिक लोग एक साथ आके पार्टनरशिप करते हैं एक बिजनेस को रन करने के लिए। पर ये जो नॉर्मल पार्टनरशिप होती है उस पे लायबिलिटीज़ की कोई लिमिटेशंस नहीं होती। इसी के मद्देनज़र भारत सरकार ने एक नए कॉन्सेप्ट पे काम किया और 2008 में इंट्रोड्यूस किया एलएलपी यानी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। इसे इनिशिएट करने के लिए आपके पास मिनिमम 2 पार्टनर्स का होना ज़रूरी है। मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। ये अपने आप में एक सेपरेट लीगल आइडेंटिटी है, तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। बहुत से लोग ये मानते हैं कि पीवीटी एलटीडी यानी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बहुत अच्छी है, मैं मानता हूँ, बट यदि अगर आपकी खुद की एक एलएलपी है वो भी उतनी ही वेटेज की रखती है, बिकॉज इसकी एक खुद की एक लीगल आइडेंटिटी होती है। इस फर्म में हर एक पार्टनर सिक्योर्ड रहता है, बिकॉज सारी लायबिलिटीज़ लिमिटेड रहती है और उतनी ही लिमिटेशंस के साथ उन्हें बेयर करनी पड़ती है। अगर मैं एक छोटा सा कंपैरिजन दूं आपको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और एलएलपी के बीच, तो एलएलपी फॉर्म करना काफ़ी अफोर्डेबल है। इसे इनकॉर्पोरेट करने के लिए बेसिक से स्टेप्स हैं और मिनिमम सी फीस है एज कम्पेयर टू पीवीटी एलटीडी। पीवीटी एलटीडी का मतलब है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। तो ये थी कुछ जानकारी एलएलपी के बारे में। अब हम इसके प्रोसेस के बारे में बात करते हैं। इसका प्रोसेस किस प्रकार से होगा बताना चाहूँगा। सिर्फ 3 स्टेप हैं प्रोसेस में। जी बिल्कुल, आपने सही सुना, 3 स्टेप्स प्रोसेस के हैं। सबसे पहला स्टेप आता है RUN LLP। RUN यानी रन LLP। रन का फुल फॉर्म है रिजर्व यूनिक नेम। आप आपकी एलएलपी का जो भी नाम रखना चाहते हैं ये आपको रिजर्व करना पड़ेगा। वैसे ये मैंडेटरी स्टेप नहीं है, पर यदि आप ये प्रोसेस को करते हैं या ये स्टेप को करते हैं तो इससे आपका नाम सिक्योर हो जाता है। मैं तो यही रेकमेंड करूंगा, जितनी मैंने रिसर्च की है उसके हिसाब से, कि आप एलएलपी को RUN कर दीजिए यानी रिजर्व कर लीजिए यूनिक नेम का उसका। ठीक है। जो सेकेंड स्टेप आता है वो है फिल द फॉर्म। यहाँ पे आपको FILLP फॉर्म करना है। ये ई फॉर्म है। ठीक है। ये इनकॉर्पोरेशन फॉर्म है एलएलपी का, जो MCA की वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा। MCA अगर आप नहीं जानते तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, ये इसका फुल फॉर्म है, और इनकी वेबसाइट पे आपको ये वाला फॉर्म बिल्कुल मिल जाएगा। इसका ई फॉर्म आपको भरना है। वो प्रोसेस मैं आपको बता दूंगा किस हिसाब से करना है। फिलहाल के लिए तो आपको ये फॉर्म भरना है। ये स्टेप नंबर 2 है। स्टेप नंबर 3 है फॉर्म नंबर 3 को फिल करना। फॉर्म नंबर 3 ये आपको फिल करना होता है 30 डेज़ में रजिस्ट्रेशन के तुरंत बाद। ये 30 डेज़ में आपको फॉर्म नंबर 3 के साथ आपको पार्टनरशिप डीड भी ऐड करनी होती है, जिससे आपका ये पूरा प्रोसेस कवर अप हो जाता है और कंप्लीट हो जाता है। देखा कितना ईजी लगता है सुनने में, करने में थोड़ा डिफ़िकल्ट है, इसीलिए मैं आपको डिटेल में बता रहा हूँ। इसके लिए आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब चलिए मैं आपको इसके कुछ कंप्लाइंस के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट आपको समझना होगा, ये एलएलपी जो होती है ये MCA द्वारा गवर्न की जाती है। अब अगर MCA से इंटरवीन करेगा तो इसका मतलब है ज़्यादा स्ट्रिक्ट बिहेवियर होगा, यानी ज़्यादा पेनल्टीज़ आप पे लगने के चांसेस हैं। तो क्या क्या कंप्लाइंस आ सकते हैं? यदि आपने एक एलएलपी एग्रीमेंट बनाया और जिसमें आपने पार्टनरशिप डीड ऐड ना की हो, तो यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल आपके ऊपर आ सकता है, या कंप्लाइंस आपके कंपनी यानी एलएलपी के ऊपर आ सकती है। ठीक है। दूसरा, यदि आप स्टैम्प ड्यूटी नहीं भरते तो भी आपके ऊपर
ये कंप्लाइंस आ सकता है। तो आपको मेक श्योर करना होता है कि हाथों हाथ आप स्टैम्प ड्यूटी भी भरें। उसके बाद है फॉर्म नंबर 11, आपको 31 मई के पहले फिलअप कर देना होता है। और साथ में फॉर्म नंबर 8 जो कि है स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड सॉल्वेंसी, ये भी आपको 30 अक्टूबर के पहले भर देना होता है। ये 4 चीज़ों का कंप्लायंस आपके ऊपर हर बार मंडराता रहेगा, यानी हर साल मंडराता रहेगा। हालांकि इसमें LLP एग्रीमेंट, जिसे हम पार्टनरशिप डीड और स्टैम्प ड्यूटी कहते हैं, ये आपको एक ही बार करना है। पर फॉर्म नंबर 11 और फॉर्म नंबर 8 ये आपको हर साल करना पड़ेगा। ये हो गई कंप्लायंस की बातें। साथ ही में आपको मैं ले चलता हूँ इसके फीस स्ट्रक्चर पे। फीस स्ट्रक्चर देखिए बहुत मिनिमम है, आप बात मान लीजिएगा मेरी, क्योंकि जो सबसे पहला हमने स्टेप किया था वो था RUN, यानी हमने रिजर्व कर लिया था हमारा यूनिक नेम, जिसके लिए केवल आपको 200 रुपीज़ की मिनिमम फीस पे करनी होती है MC के वेबसाइट पे। इसके अलावा स्टेप नंबर 2 पे अगर आप देखेंगे तो आपने रजिस्ट्रेशन कराया हुआ था, तो वहाँ पे आपका कंट्रीब्यूशन के हिसाब से आपको फीस लगती है। अगर ये सोल ट्रेडिंग कंसर्न होता तो उसमें पेड अप कैपिटल आता है। ये है एक पार्टनरशिप फर्म यानी LLP, तो यहाँ पे कंट्रीब्यूशन होता है। तो यदि इक्वल कंट्रीब्यूशन 1 लाख तक है तो आपका 500 रुपीज़ रजिस्ट्रेशन फीस होगा। 1 लाख से ऊपर और 5 लाख के नीचे हैं तो 2000 रुपये फीस होंगी। 5 लाख से ऊपर और 10 लाख से नीचे हैं तो 5000 रुपये फीस होगी। और अगर 10 लाख से ऊपर है तो 10,000 की फ़ीस आपको पे करनी पड़ेगी। ठीक है, इसी के साथ यदि आप LLP एग्रीमेंट बनाते हैं, जिसे मैंने आपको पार्टनरशिप डीड कहा था, पार्टनरशिप डीड या LLP एग्रीमेंट आप कोई भी कह लीजिए, दोनों एक ही हैं, इसके आपको 500 रुपीज़ चार्जेस लगते हैं। अगेन ये डिपेंड करता है स्टेट टू स्टेट। कई स्टेट में इसे 1% ऑफ द कंट्रीब्यूशन भी लगाया जाता है। जैसे अगर मैं महाराष्ट्र में हूँ तो महाराष्ट्र की अगर बात करूँ तो यहाँ पे 1% ऑफ द टोटल कंट्रीब्यूशन, अगर आप दिखा रहे हैं आपका कंट्रीब्यूशन 1 लाख रुपए, तो उसका 1% आपको चार्ज पे करना पड़ेगा LLP एग्रीमेंट के लिए। ये थे 3 इंपॉर्टेंट फीस जो आपको पे करने हैं। साथ में एक चौथा एडिशनल फीस आपको पे करना पड़ता है, वो है DSC सर्टिफिकेट लाने के लिए। और साथ में यदि आपने किसी प्रोफेशनल को हायर कर रखा है तो वो भी आपसे 1000 से लेके 5000 के दौरान चार्ज कर सकते हैं। तो अगर आप सम अप कर लें तो 200 आपका नेम रिजर्व करने के लिए। उसके बाद MC का फीस यदि आप स्टार्ट कर रहे हैं 1 लाख के नीचे वाला कंट्रीब्यूशन पे तो 500, वो 700 ये हो गए। LLP के 500 एग्रीमेंट के तो वो हो गए आपके 1200, और साथ में 5000 भी पकड़ लेते हैं तो आप पकड़ लीजिएगा 6500 के आसपास में आपका सारा का सारा काम कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अब आपको इसे इनकॉर्पोरेट करने के लिए एकदम सही आसान तरीका मैं आपको बता दूं। सबसे पहले तो आप MC की वेबसाइट पे चले जाइएगा www.mca21.com। आप इस वेबसाइट पे जाके MCA सर्विसेज के टैब पे आ जाइए। यहाँ पे आपको सबसे पहला काम करना है रिजर्व नेम करने के लिए, तो उसके पहले आपको लॉगिन कर देना होगा। आप लॉगिन कर लीजिएगा। लॉगिन करते ही आप MCA वाले पोर्टल पे आके MCA की टैब पे आ जाइए और वहाँ पे आप RUN LLP देखेंगे। आपके लेफ्ट साइड पे होगा RUN LLP यानी रिजर्व यूनिक नेम LLP। यहाँ पे आप आपका जो यूनिक नाम आपने सोचा है वो आप मेंशन कीजिए। यहाँ पे आपको 2 प्रपोज नेम करने के मौके मिलेंगे। आप 2 नाम डाल सकते हैं, जो भी आपको सही लगे। एक चीज़ का ध्यान रखें, LLP ये वर्ड डालना भूलें ना आप। जैसे ही आप ये कर देते हैं, इसे सबमिट कर दीजिए। फीस पे कर लीजिए 200 की, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। 3 से 4 दिनों में आपको अप्रूवल या डिनाइल आ जाएगा। जैसे ही अगर आपको अप्रूवल आता है तो आप आगे के प्रोसेस पे जा सकते हैं। यदि आपको डिनाइल आता है तो आप इसको रीसबमिट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप रीसबमिट करते हैं और उसके बाद आपको अप्रूवल आता है या पहले ही अप्रूवल आ जाता है, तो दोनों ही केसेस में आपको एक SRA नंबर आ जाएगा, वो आपको संभाल के रखना होगा। जैसे ही आपका नेम रिजर्व हो जाता है तो आप वापस MCA की वेबसाइट पे आ जाइए। वहाँ पे आप E-फिलिंग पे आ जाइए। E-फिलिंग पे आपको LLP फॉर्म डाउनलोड कर लेना है। ये फॉर्म डाउनलोड करते ही आप वहाँ पे सेव कर दीजिए उस फॉर्म को अपने डेस्कटॉप पे, और उसके बाद डॉक्यूमेंट्स ऐड करके आप इसे अपलोड कर दीजिए। ये
इतना सिंपल प्रोसेस है। अब चलिए डॉक्यूमेंट्स की बात हुई है तो मैं आपको डॉक्यूमेंट से भी अवगत करा लूँ। डॉक्यूमेंट्स में सबसे इम्पॉर्टेंट है, आपको आईडी कार्ड्स लगेंगे तीनों ही पार्टनर्स की। आईडी कार्ड्स का मतलब आप फ़ोटो आईडी और एड्रेस प्रूफ के हिसाब से आप देख सकते हैं, पैन कार्ड, आधार कार्ड या वोटर आईडी, तीनों में से कोई भी एक चल जाएगा। साथ में आप पासपोर्ट भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आपको रेसिडेंशियल प्रूफ भी लगता है, जिसे मैंने आपको पहले ही बताया था, तो उसमें आईडी में ही आपने इसे कवर अप कर लिया होगा। फॉर्म नंबर 9 जिसे हम सब्सक्राइबर शीट कहते हैं, यानी ये कंसेंट लेटर है, ये आपको फिल करके देना होगा, जैसे आप आपके स्क्रीन पे देख रहे हैं। इसके अलावा आपको इस कंसेंट लेटर पे सिग्नेचर रखना होगा जितने पार्टनर्स हैं उनका, और साथ में इसे सर्टिफाई कराना होगा किसी भी सर्टिफाइड सीए यानी चार्टर्ड अकाउंटेंट, सीएस यानी कंपनी सेक्रेटरी या एडवोकेट के द्वारा। यह होने के बाद आप टीएससी सर्टिफिकेट को अप्लाई कर दीजिए और आपकी एलएलपी रन करने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो ये था मेरा छोटा सा डेटा जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा था, एक छोटी सी झलक इस एलएलपी के बारे में। इसी के साथ मैं यहीं रुकता हूँ और मैं अपने अगले नए वीडियो की तरफ रुखसत होता हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय महाराष्ट्र, टेक केयर, सी यू ऑल।